नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। राजनीति को समर्पित हमारा यह विशेष कार्यक्रम हर सप्ताह हम आपके समक्ष लेकर आते हैं, जो कि राजनीति को समर्पित है। राजनीति के गूढ़ मायने इसमें हम डिस्कस करते हैं और इसमें हमारे साथ होते हैं डिस्कशन के लिए वरिष्ठ राजनेता, पूर्व मंत्री, राजनीति के चाणक्य चंद्राजी सिंघवी साहब के पास हम चलें। इससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगला वर्ष जो अंग्रेजी वर्ष आने वाला है, जो कि अब सन्निकट है, और इसी अंग्रेजी वर्ष की शुरुआत में ही 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। सेमीफाइनल इस चुनाव को माना जा रहा है और जो परफॉर्मेंसेस होंगी पार्टीज की, वो भी ये तय करेंगी कि आगे का राजनीतिक माहौल देश में किस तरफ करवट ले रहा है। तो आज हम मुख्यतः उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनावों के बारे में भी बात करेंगे। और पंजाब विधानसभा चुनाव की बात चली है तो हम आपको यह भी जानकारी दे दें कि पिछले दिनों से पंजाब की राजनीति यूं तो वैसे ही सरगर्मी में है, लेकिन बेअदबी के मामलों ने इसे और भी सरगर्म बना दिया है। गुरुद्वारों में जिस तरह की वारदात हुई है, 2 लोगों की हत्याएं हुई हैं, इसके बाद से पंजाब का राजनीतिक माहौल वैसे गर्म है। आज की यदि हम बात करें तो आज भी वहां पर लुधियाना की एक कोर्ट में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 3 घायल हुए हैं। यह जो हमला है, यह फिदायीन हमला माना जा रहा है, आतंकी हमला माना जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी आतंकी गुट का इसमें कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन एनआईए की और जो हमारी केंद्रीय एजेंसियों की जो टीम है वो इस मामले में जुटी हुई है, जांच चल रही है। एनएसजी की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं और केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। यह हमला आज दोपहर उस वक्त हुआ है जब वहां के चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना पहुंचने वाले थे। उनके पहुंचने से कुछ देर पहले ही यह हमला हुआ है। इस हमले को देखते हुए भी अब पंजाब की राजनीति को जानने समझने वाले लोग ये आशंकित हैं, इस बात को लेकर आशंका में हैं कि क्या वहां पर इस तरह की वारदात अब चुनाव को लेकर, चुनाव के इस माहौल में बढ़ सकती हैं। क्या कोई विदेशी ताकत वहां पर कुछ उपद्रव मचवा सकती है, कोई शांति व्यवस्था का खतरा हो सकता है, या कि राजनीति को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई और उसके जो गुर्गे हैं वो कोई नया खेल वहां अंजाम दे सकते हैं। इस तरह का भी ये मसला चल रहा है। तो इसी तरह की राजनीति चल रही है और इसी राजनीति के बीच में हम आज हमारे इस कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्राजी सिंघवी का स्वागत कर लेते हैं और चंद्राजी से हम बातचीत करेंगे विभिन्न मुद्दों पर। और आपसे भी आग्रह है कि राजनीति को समर्पित इस कार्यक्रम को आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि राजनीति आपको और हमको सबको इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार चंद्राजी सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है। नमस्कार जी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत, वैसे तो आप चूंकि कार्यक्रम के सूत्रधार स्वयं हैं, लेकिन मैं कुछ मुद्दे आपके समक्ष रख देता हूं, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो चुनाव का माहौल अब अगले साल के शुरुआत में ही होने वाला है, फर्स्ट क्वार्टर में ही चुनावों की जो कुश्ती है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में आप क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव किस तरह से चल रहा है? और एक बात इसमें पूरक एक बात इसमें पूरक हम ये भी जोड़ देता हूं, हमारी तरफ से हम जोड़ दें कि ये जो चुनाव है इसके रिजल्ट जिस तरह से आते हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी को इसमें सत्ता नहीं मिलती है तो क्या केंद्र की सत्ता के ऊपर भी कोई इफेक्ट आएगा? ये बड़ा अजीबोगरीब प्रश्न है। एक प्रांत के अंदर अगर बंगाल के अंदर ममता जीत गई तो क्या राष्ट्र की राजनीति में इसका कोई प्रभाव पड़ा? इसलिए इसका कोई लंबा चौड़ा प्रभाव पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर योगी हार जाता है तो मोदी जी के व्यक्तित्व के अंदर कुछ गिरावट आएगी, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्त होते हुए भी अखिलेश की ताकत के सामने एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि अगर अखिलेश ज्यादा मत लाता है और ताकत दिखा देता है, कांग्रेस तो बात शून्य है, कांग्रेस की चर्चा मैं करता नहीं। प्रियंका की मेहनत से 10-15 सीट 20 सीट आ सकती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, पर इससे होना जाना कुछ नहीं है। अगर अखिलेश और उसकी टीम मिलकर के वहां 150 से ज्यादा सीट लाती है तो भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगेगा। मगर इस झटके का प्रभाव केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित हो,
यह भी एक संदेह प्रश्न है, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश जो है वो राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने वाला प्रांत है, ऐसी स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ संघर्ष करना पड़ेगा और पूरी ताकत के साथ संघर्ष करने के बाद अच्छे निर्णय देने पड़ेंगे। अगर कहीं कोई पराभव हो गया, कमजोरी आ गई, तो मोदी जी की पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव राष्ट्र की राजनीति पर भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब यह निर्भर है कि मोदी जी कितना कुछ कर पाते हैं, योगी जी कितना कुछ कर पाते हैं। हालांकि करने को तो योगी जी ने राम नाम कर ही दिया है, मंदिर बना ही दिया है, काशी का विश्राम कर, काशी का सौंदर्य निखार दिया है, अच्छे काम किए हैं। मगर इसके बावजूद किसान आंदोलन है, कुछ नेगेटिव बातें हुई है, जिसकी कीमत भारतीय जनता पार्टी को चुकानी पड़ेगी। और अखिलेश के पिछले 5 वर्ष का जो पीरियड था, उसने जो अपनी इमेज बनाई, उसे भी आप तुच्छ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर बराबरी की संघर्ष होगी, बराबरी की टक्कर होगी। हो सकता है भाजपा को झटका लग जाए, हो सकता है अखिलेश हार भी जाए, हो सकता है अखिलेश टक्कर में आ जाए। ऐसी परिस्थिति के अंदर कोई हालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी इज्जत, अपना ताकत और अपना चेहरा बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। गुड पॉइंट। तो लगे हाथ जब राज्यों के चुनाव की बात चल रही है, तो एक सवाल हम आपसे पंजाब के वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो माहौल बना हुआ है, उसके बारे में भी करना चाहते हैं। क्या दिख रहा है आपको पंजाब में, किस तरह का राजनीतिक माहौल दिखाई दे रहा है? देखिए, पंजाब में चन्नू और सिद्धि ये मिलकर के संघर्ष करेंगे। इतना आसान नहीं है पंजाब के अंदर कांग्रेस को पराजित करना, लेकिन कांग्रेस पराजित हो जाती है तो ये वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के सर के ऊपर कलंकी लगाने वाला काम होगा। यह भी इतना आसान नहीं है। वहां बराबरी की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, आप पार्टी मैदान में है, और इधर सिद्धू और चन्नी मैदान में है। इसलिए अभी जो घटनाएं हो रही है, जो हिंसक घटनाएं हुई है, इसका प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा। 2 आदमियों का कत्ल हो गया। लोग कहते हैं आईएसआई का हाथ है, कोई कहता है किसी का हाथ है। हाथ है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूं कि इसका प्रभाव पड़ेगा। किसी भी हालत के अंदर पंजाब में हिंसा नहीं होनी चाहिए। पंजाब की हिंसा आईएसआई का प्रतिरूप बन सकती है, ऐसी संभावना लोग कहते हैं। हालांकि मैं इसको नहीं मानता, मानने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार पंजाब कमजोर नहीं है। पंजाबी एक देशभक्त कौम है, वो टक्कर लेना जानती है। वो कृपाण की और कटारी की भक्त है। फिर भी वहां 2 हत्याएं हो जाना बहुत बड़ी बात है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार, हमारी सारी गुप्तचर एजेंसियां, हमारे सारे लोग, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो रॉ हो, चाहे सीबीआई हो या आईबी हो या लोकल पुलिस हो, सबको मिलकर के इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। और इसकी गहराई में जाकर यह साबित करना पड़ेगा कि यह घटना जो साधारण घटना है, अगर यह साधारण घटना है तो इसके निर्णय बहुत बुरे होंगे। फिर भी बराबरी की टक्कर है, टक्कर कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अमरिंदर सिंह का सहारा मिला है, पर इससे होता जाता क्या है, अमरिंदर सिंह को हटा दिया गया। अमरिंदर सिंह अपनी ताकत दिखाएंगे, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस को हराने में अपनी ताकत झोंकेंगे। इस प्रकार से संघर्ष होगा, बराबरी का टकराव होगा, बराबरी की टक्कर होगी, कत्लेआम रोका जाएगा, हिंसा रोकी जाएगी। उसके बाद क्या होगा ये तो चुनाव बताएगा। पर अभी जो 2 हत्याएं हुई है, इन्होंने आंखें खोल दी है। इन आंखों को खुली रखो। भारत सरकार की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि इन घटनाओं के पीछे जो भी ताकते हैं उनको कुचले, उनको सरेआम सबक दे, क्योंकि इसके बिना वहां पर शांति होगी नहीं। सिद्धू और उसके मित्र चन्नी, वे दोनों मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो ताकत से लड़ेंगे। सिद्धू साहब भी बोलने में कम नहीं है, वो बोलते बोलते कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इधर चन्नी साहब का शेड्यूल कास्ट पे बड़ा भारी प्रभाव है। इन दोनों की ताकत कमजोर नहीं है। इस ताकत को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अमरिंदर का पूरा सहारा लेना पड़ेगा। ये दोनों मिलकर के भी ये टक्कर ले लें तो बहुत बड़ी बात होगी। गुड। तो अब हम आते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में पिछले दिनों कांग्रेस की भी एक महारैली हुई, जिसको लेकर कांग्रेस में बहुत जोश दिखाई दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इसमें शिरकत कर रहे थे। कांग्रेस की जो आला कमान है पूरी,
उसमें सोनिया गांधी भी, प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी भी, बाकी सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी सारे, एक पैनोरामिक दृश्य वहां था। और ये रैली इतनी विशाल बताई गई कि इसको लेकर कांग्रेस का दावा था कि इस बार राजस्थान में वापस से कांग्रेस आ सकती है या केंद्र के जो चुनाव होंगे उसमें भी इसकी धमक दिखाई देगी। लेकिन साथ ही एक दूसरी रैली और हुई है जो क्षत्रिय समाज की रैली हुई है। ये दो रैलियां हैं, इन दोनों से क्या आप आकलन करते हैं जो राजस्थान में हुई इन दिनों? कांग्रेस की रैली लाइव के लोगों की रैली थी और इतनी बड़ी रैली थी कि उससे 4 गुनी बड़ी सत्य समाज की रैली होगी, 4 गुनी से भी ज्यादा। सत्य समाज की रैली जैसी रैली आज तक राजस्थान के इतिहास में हुई नहीं। इस रैली ने कांग्रेस रैली को तुच्छ कर दिया क्योंकि इसके मन पर भाजपा के नेता थे। सत्य समाज की रैली पर राजेंद्र राठौड़ भी था, दिया कुमारी भी थी, सतीश पूनिया भी था। यानी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा जाए तो ये रैली भारतीय जनता पार्टी के एक संघ की रैली थी। भगवान सिंह रोज साहब सर ने जिस ताकत के साथ इस रैली को अंजाम दिया वो भारत के इतिहास में एक अनूठा उदाहरण है। कोई ताकत नहीं कर सकती, कांग्रेस की रैली और रैली की तुलना हो ही नहीं सकती, कहीं बराबरी है ही नहीं। उसमें हजारों लोग थे, लाखों लोग थे और सबसे बड़ी बात अनुशासित रैली थी। एक शब्द किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने यह नहीं कहा कि पैसा कहां से आया। कांग्रेस की रैली तो लाइव ही रैली थी, सरकारी साधनों की मदद से की हुई रैली थी, इकट्ठी की हुई रैली थी और कुर्सियों की रैली थी। यहां तो जबरदस्त भीड़ थी, उससे 4 गुना भीड़ थी। 3.5-4 लाख से ज्यादा लोग थे उस रैली में। 50-60 हजार लोग होंगे, 70 हजार होंगे। इन रैलियों की तुलना नहीं की जा सकती। मगर एक बात मैं आपसे कहूंगा, मैंने आज से 1 महीने पहले आपसे कहा था कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्षत्रिय वर्ग राजस्थान में सरकार बनाएगा। मैं आज भी अपनी उस बात पर कायम हूं। इस रैली ने साबित कर दिया है कि क्षत्रिय एक जबरदस्त कौम है, एक ताकतवर कौम है, बहुत ही संगठित कौम है, पूरी एक हो जाती है। ऐसी रैली 5 रुपया किसी ने खर्चा उसकी चर्चा नहीं, अरेंजमेंट कैसे हुआ उसकी चर्चा नहीं, इससे आई सवाई। मंच पर दिया कुमारी विराजमान थी, मंच पर सतीश पूनिया बैठा था, मंच पर शंकर चंद्रशेखर बैठा था। क्या ये भाजपा की रैली नहीं कही जा सकती? क्या कमी है इस रैली के अंदर? और ये रैली अगर भाजपा की रैली है तो इसके आगे कांग्रेस की रैली तो तुच्छ रैली थी। और उस पर भी केवल अगर स्वागत में शब्द उठे, किसी की जिंदाबाद हुई, जय जयकार हुई तो केवल सचिन पायलट की हुई। या तो ऐसी कोई जरूरत ही नहीं थी, या तो हर आदमी तैयार था, हर आदमी खुश था, हर आदमी ने कंट्रीब्यूट किया, हर आदमी आया। मंच पर विराजे न विराजे कोई फर्क नहीं, भाइयों में एकता थी, सारा समाज एकता था और वो अनुशासित रैली थी। अनुशासन की बात करते हो तो राजपूतों को अनुशासन का सबक देना बेकार है। सेना को अनुशासन दिया तो क्षत्रियों ने दिया है, बीएसएफ और पुलिस को अनुशासन दिया तो क्षत्रियों ने दिया है। क्षत्रिय महान कौम है, राजनीतिक रूप से परिपक्व कौम है। इस भारत राजस्थान के इतिहास का जो मूल मंत्र है उसकी एक महान कौम है। इस कौम की ऐसी महान रैली को देखने के बाद में अब मैं दावे से कह सकता हूं कि कांग्रेस का कोई अस्तित्व राजस्थान की अगली चुनाव में नहीं मिलेगा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप मुझे पूछ सकते हैं आप इतने खुश क्यों हो? अरे मैं इसलिए खुश हूं कि मैं जैन हूं, जैन, और हमारे 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। हमने तो क्षत्रियों से बहुत कुछ सीखा है, इन्होंने तो हमें जैनिज्म सिखाया है। इसलिए हम तो बड़ा गर्व करते हैं कि राजपूतों की इतनी महान रैली हुई है। जिस रैली का प्रादुर्भाव, जिस रैली का आरंभ तीर्थंकरों से हुआ हो, उस रैली का मैं स्वागत न करूं, इतना अनग्रेटफुल मैं नहीं हूं। पूरा जैन समाज 2400 तीर्थंकर हमारे 24 राजपूत और क्षत्रियों के दिए हुए हैं। इसलिए मैं सत्य समाज की अभिनंदन करता हूं, वंदना करता हूं। और भगवान सिंह रोज साहब ने जो तंग सिंह के नाम को पुनर्जीवित किया है, इसके लिए बधाई के पात्र है। ताजुब की बात है कि मंच पर बीजेपी के लोग थे और कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं है। कांग्रेस ये मानती है कुछ हुआ नहीं, यार कैसे नहीं हुआ है? 4-5 लाख लोग, जगह नहीं पाव रखने की, कोई भाषण लंबे चौड़े नहीं, 3-4 भाषण मात्र हुए, शानदार रैली हुई, एक शब्द कोई बोला नहीं, खर्च कहां से आया पता नहीं, किसी ने क्लेम किया नहीं, किसी ने बताया नहीं कि पैसा कहां से आया, कैसा आया। चाहे गजेंद्र सिंह हो, चाहे राजेंद्र हो, चाहे दिया कुमारी जी हो, चाहे और कोई हो,
सारे के सारे क्षत्रिय समाज के लोग इस रैली के लिए 1000 गुना ज्यादा बधाई के पात्र है अन्य किसी और रैली के। फिर क्या हुआ, कांग्रेस की रैली हुई, सरकारी तंत्र का उपयोग हुआ, कुर्सी लगी, लोग आए, लोग बैठे, अच्छी रैली थी, मैं उस रैली की आलोचना नहीं करता, वो भी अच्छी रैली थी। पर जब तुलना करते हैं ना तो रैली में फर्क होता है, तुलना की नहीं जा सकती। यह रैली उससे कई गुना बड़ी थी, शानदार रैली थी और सबसे बड़ी बात थी अनुशासित थी। एक शब्द कोई बोला नहीं, एक शब्द किसी ने आलोचना नहीं की, एक शब्द किसी ने दुर्गत से। जब ये क्षत्रिय समाज भारतीय राजस्थान की राजनीति के अंदर चुनाव में जनसंघ का कंधा बन के खड़ा होगा तो कौन टक्कर लेगा, किसकी हैसियत है। इसलिए निश्चित है कि अगला चुनाव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हाँ, एक शब्द है, अगर इसी प्रकार किसान जातियां सारी एक हो जाए तो शायद वो टक्कर ले सके। उसमें जाट भी हो सकता है, गुर्जर भी हो सकता है, मीणा भी हो सकता है, मगर फिर भी इतना बड़ा विशाल मजमा इकट्ठा करना किसी के बस का रोग नहीं है। मैं कहता हूं इस रैली ने एक सबक दे दिया है। कांग्रेस को सीखना पड़ेगा, कांग्रेस को समझना पड़ेगा, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, अपनी औकात जांचनी पड़ेगी, अपनी ताकत देखनी पड़ेगी और उसके बाद इससे जब तुलना करेगी तो कांग्रेस में हीन भावना 100% उत्पन्न हो जाएगी। लगता है कि इन दोनों रैलियों का जो असर है वो आपने वैसे तो मोटा मोटी बता दिया है, और क्षत्रिय समाज की जो रैली है उसको लेकर आपने जिस तरह का एक पूरा रोड मैप दिखाया है वो भी हम जान रहे हैं। लेकिन एक बात जो आ रही है वो ये है कि अभी फिलहाल जिस तरह की राजनीति राजस्थान में चल रही है उसमें ये क्षत्रिय समाज की रैली का मुख्य उद्देश्य क्या था और किस वजह से ये रैली हुई है, ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रही बात। मैं समझा देता हूं। उद्देश्य था समाज की एकता, कौम की एकता, एकता ही एकता। जब कौम एक होती है तो ताकत होती है। यह ताकत दिखाई गई, बिना मांग, बिना डिमांड, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे, बिना कुछ हाथ जोड़े, बिना कुछ छीने, बिना कुछ जपटे, इतनी महान रैली। तो आप नहीं समझ सकते इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि आगामी चुनाव में संपूर्ण राजपूत समाज अपनी संपूर्ण ताकत एक जगह दिखाएगा। एक जगह होगी, वो ताकत एक जगह होगी, एक संगत पर होगी, एक मंच पर होगी और एक जगह होगी। और जब इतनी बड़ी ताकत एक जगह होगी तो उसके पांवों से चलने वाली मिट्टी के धूल में और पार्टियां गुम हो जाएगी, उनका पता ही नहीं लगेगा। ये गड़गड़ाहट है, आने वाले युद्ध की गड़गड़ाहट है, आने वाले चुनाव की गड़गड़ाहट है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे, चाहे आपस में लड़े या झगड़े। हाँ, एक बात है, इसमें वसुंधरा की अनुपस्थिति मुझे खली, मगर वो उनका अपना आपसी मामला है, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। पर मैं इतना जरूर कहता हूं, कोई भी समाज अगर इतना एक साथ खड़ा होगा, चाहे कोई राजपूतों का नहीं है, जाट समाज भी एक साथ हो सकता है, वैश्य समाज भी एक हो सकता है, ब्राह्मण समाज भी एक हो सकता है, पर जब कोई समाज इतनी ताकत के साथ एक साथ गड़गड़ाहट करेगा तो उसके पांवों की धूल के अंदर उनके विरोधियों के चेहरे गुम हो जाएंगे। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जब राजस्थान की बात चल रही तो एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, और वो बात है मौजूदा जो सरकार है कांग्रेस की यहाँ, उसके 3 साल पूरे हुए हैं। क्या लगता है आपको इन 3 सालों में किस तरह का प्रदर्शन सरकार कर रहा है और किस तरह से जनता में क्या मैसेज है इसका? 1.5 साल कोरोना में गया, 1.5 साल कोरोना में गया, 1.5 साल हाईकमान की चापलूसगिरी में गया। 50 चक्कर तो काट दिए माकन ने, 25 चक्कर काट दिए वेणुगोपाल ने। सरकार में बदलाव हो या नहीं हो इसमें गया, सचिन बारी या गहलोत बारी इसमें गया। जो होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, मगर एक काम अच्छा किया गहलोत ने, वो था कोरोना से युद्ध। कोरोना की लड़ाई में अशोक गहलोत जीता, इस बात के लिए उसे बधाई देता हूं। हालांकि मैं उनका पक्षधर नहीं हूं, और सच्चाई तो सच्चाई है। राजनीतिक रूप में कुछ भी नहीं हुआ, आला कमान के पास जाते रहे, आते रहे, आज बदले कल बदले, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि नहीं होगा, अन्य 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 जगह पे लोगों की नियुक्तियां होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी, क्यों होगी। ये वही बात है जो अटल जी ने एक बार कहा था, कारगिल का युद्ध होगा तो होगा, नहीं होगा तो कब होगा, जाने कब होगा, वही रिपीट हो रहा है। कांग्रेस में एकता नहीं रही, कांग्रेस में आरोप लगते रहे, डोटासरा पर आरोप लगे, गहलोत जी ने स्वयं ने प्रश्न करके पूछ लिया। इसलिए जो 3 साल में होना चाहिए था
वो नहीं हुआ। पर इसका यह मतलब नहीं कि सब जगह फेल हुई है कांग्रेस। आई विल नॉट टेल ए लाई। कोरोना की लड़ाई में कांग्रेस काफी अच्छी रही। अशोक गहलोत ने 1.5 साल घर में बैठ करके अपने आप को बचाया, अपनी सरकार की रक्षा की, अपने सरकार बचाने में 1.5 साल 2 साल लगा दिए। इसके लिए उनको बधाई दूं या उस पर मैं शर्म व्यक्त करूं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सरकार बचाना और बात है, सरकार सजाना और बात है, जनता को खुश नसीब बनाना और बात है। कौन से उद्योग आए, कौन सी इंडस्ट्री आई, बताइए ना आप मेरे को। 2-4 नाम तो बताओ। कौन सा उद्योगपति आया? अनिल अग्रवाल आया, अंबानी आया, अडानी आया? खाली सोलर ऊर्जा को लेकर के बैठ गए। तो सोलर ऊर्जा तो विश्व का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। फिर भी मैं कहूंगा कि 2 साल 3 साल गए तो गए अशोक, इसे भूल जाओ। आगामी 2 साल में कुछ करके दिखाओ, बहुत बड़े उद्योग लाओ, राजस्थान को चमन करो, राजस्थान को महकाओ, राजस्थान को इछलाओ, राजस्थान को मुस्कुराने का मौका दो। शायद 3 साल की गलतियों को जनता भूल जाए। हालांकि मैं एक बात पहले ही कह चुका हूं, दूसरे इंटरव्यू में बात कह चुका हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना कांग्रेस के बस का रोग नहीं है। हाँ, कांग्रेस के बाद में सचिन नाम का एक व्यक्ति है जो जनता को जोड़ सकता है, जो जाता 50-500 गाड़ियां पीछे होती है, उसकी सहायता लो। अशोक जी, उससे मिलो, उससे मित्रता करो, मिलजुल कर चुनाव लड़ोगे तो शायद कहीं आ जाओ आप टक्कर में। अकेले आप टक्कर नहीं ले सकते, संभावना ही नहीं है। हालांकि मैं झूठी आलोचना करता नहीं, पर मैं झूठी प्रशंसा भी नहीं करता हूं। मैं जरूर चाहूंगा दोनों पार्टियों में टकराव हो, बराबरी की टक्कर हो, बराबरी का झगड़ा हो, बराबरी का चुनाव हो, बराबरी का युद्ध हो। लोकतंत्र के अंदर बराबरी का होना ही सबसे बड़ी लोकतंत्र की जीत होती है। वन साइडेड रहना, एक पार्टी जीत जाए दूसरी का पता ही न लगे, ये उचित नहीं है। इससे ज्यादा इस विषय पर कहना मैं उचित नहीं मानता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये बात बिल्कुल, इस बात में कोई संशय नहीं है कि अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में जो कोरोना का प्रबंधन किया है, बहुत ही सदा हुआ प्रबंधन था, बहुत ही कंट्रोल्ड और बहुत ही सम्यक था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने खुद पेन ले लेकर इस काम को, कलेक्टर्स की मीटिंग हो, चाहे वेबिनार करके हो, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, पूरे सिस्टम को एक्टिव रखा और प्रदेश की जनता को ऐसा नहीं होने दिया कि यहां विपक्ष की कोई पार्टी की सरकार है इसलिए विपक्ष को केवल विपक्ष का ही काम करना है और केवल विरोध के लिए विरोध करना है, ऐसा नहीं किया। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के साथ तालमेल मिलाकर और पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ काम किया, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं। ये लगभग सारे पर्यवेक्षक इस बात की तायीद करते हैं और ये बात बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट की है। अब कार्यक्रम में चूंकि हम इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, इसलिए ऐसी कोई बात जो हम नहीं पूछ पाए हों वो आप जरूर कह लीजिए। ऐसी तो एक ही बात है, भारतीय जनता पार्टी की आपसी फूट मिटनी चाहिए, कांग्रेस में सचिन गहलोत का युद्ध मिटना चाहिए, दोनों पार्टियां पूर्ण एक हो जाए। जिस प्रकार राजपूतों ने एकता का परिचय अपनी रैली में दिया है, वैसा ये दोनों देंगे तब तो चुनाव होगा लोकतंत्र का, वरना लोकतंत्र का चुनाव होगा ही नहीं। एक तरफा चुनाव हो जाएगा जिसके निर्णय उचित नहीं आएंगे, वो न जनता के हित में होंगे न लोकतंत्र के हित में होंगे। धन्यवाद। वेरी गुड। तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल, और हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रराज सिंह भी, राजनीति के चाणक्य, पूर्व मंत्री, राजनीति में लंबा चौड़ा अनुभव रखने वाले। सिंह जी साहब, आभार आपका, धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे चंद्रराज सिंह भी। चंद्रराज सिंह भी जी ने जिस तरह की बातें बताई हैं उसको लेकर आप लोग भी हमें कमेंट के जरिए ये जरूर बताइएगा कि राजनीति में आप क्या सोचते हैं, और अभी जो मौजूदा राजनीति चल रही है इसमें किस तरह आपकी फीलिंग्स हैं, आप क्या भविष्य देखते हैं हमारी राजनीति का, प्रदेशों की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, केंद्र की राजनीति किस तरह की चल रही है और केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है। इसके बारे में आप भी जागरूक नागरिक होने के नाते हमें अपने फीडबैक से अवगत जरूर कराइएगा। साथ ही हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम अब आप रितम ऐप पर भी देख सुन सकते हैं। रितम ऐप का डिस्क्रिप्शन हमारे इस प्रोग्राम में ही आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। अब हमारे प्रोग्राम आपको इस ऐप के ऊपर भी अवेलेबल रहेंगे। तो यह था आज का हमारा कार्यक्रम सियासी चाल भूचाल। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।
I wish you good luck, success and happiness. Thank you so much.